गरीब टोमेटो वाले की सफलता। सतीश एक गरीब किसान था। अपने छोटे से खेत में वो सब्जियां उगाता था। इस बार उसने खेत में टमाटर लगाए थे। अब टमाटर तोड़ने के लायक ही बने थे, पर तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके सारे टमाटर की फसल बर्बाद हो जाती है। लगता है भगवान भी नहीं चाहता कि मेरा भला हो। जब कभी अच्छा सोचता हूँ तब मेरे साथ बुरा ही होता है। अब परेशान होने से क्या होगा? वैसे भी बारिश में हम क्या कर सकते थे? बारिश को रोक पाना थोड़ी ना अपने हाथ में होता है। सतीश की बीवी उसे समझाने लगती है। तब सतीश भी समझ जाता है, पर चिंता तो उसके मन में ही रहती है। ऊपर से दूसरे दिन टमाटर के भाव आसमान छू लेते हैं। बाकी दुकान वाले टमाटर ज्यादा भाव में बेचकर पैसे कमा रहे थे, पर इस बात से भी सतीश और दुखी हो जाता है। घर आकर वो अपनी बीवी से कहता है, बारिश के कारण लोग ज्यादा भाव में टमाटर बेच रहे हैं, सारे पैसे कमा रहे हैं और मैं हूँ। ऐसे दुखी मत हो सकता है हमारे साथ कुछ अलग हो जाए। तभी उसके घर मनीष नाम का आदमी आता है। वो एक क्रॉप रिसर्चर था। वो काफी बीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मनीष सतीश को अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टमाटर के बीजों को अपने खेत में उगाए। इन बीजों से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाती है। मैं बाकी किसानों के पास भी गया था, पर उन सब ने इसे लेने से मना कर दिया। अरे हाँ, क्यों नहीं मना करेंगे? अगर इन बीजों से हमारे खेत का नुकसान हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बस मेरा कहा मान लो एक बार। सतीश बात सुन ही नहीं रहा था। तब उसकी बीवी उससे कहती है, सुनिए, आप इनकी बात मान लीजिए। वैसे भी नुकसान तो हो ही गया है, और अगर इनकी बात सही निकली तो हमारा ही फायदा हो सकता है। तब सतीश इस बात पर सोच विचार करता है और आखिरकार राजी हो जाता है। मनीष उसे टमाटर के बीज दे देता है। सतीश उन्हें अपने खेत में बो देता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। बस कुछ ही दिनों में टमाटर की अच्छी फसल उगाती है, जिसे देखकर सतीश और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। सतीश अपने खेत में ही था कि वहां मनीष आता है और कहता है, देखा सतीश मेरा कमाल, तुम तो खाबखा डर रहे थे। अब मैं अपनी इस रिसर्च को पूरे देश में फैलाऊंगा और ऐसे ही बीजे बनाऊंगा। मनीष एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब होने की वजह से बहुत खुश हो जाता है। सतीश के खेत से निकले टमाटर सबसे अच्छे और ताजा भी थे। सतीश उन्हें जब बाजार में बेचने जाता है तो अब लोग उसी के टमाटर खरीदने लगते हैं। बाजार में मदन भी टमाटर बेच रहा था। एक औरत उसके ठेले पर आकर कहती है, अरे देखो तो वो टमाटर कैसे लाल लाल और ताजे दिख रहे हैं। उन टमाटर का भाव भी कम है। अगर कम कीमत में अच्छे टमाटर मिल रहे हैं तो भला ये महंगे टमाटर हम क्यों ले? ऐसा कहकर वो औरत मदन के ठेले से सतीश के ठेले पर जाती है, पर इस वजह से मदन को बहुत ही गुस्सा आता है। सारे लोग सतीश के पास से ही टमाटर खरीद रहे थे। तब मदन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मदन सतीश के टमाटरों का राज ढूंढ निकालता है और वो सतीश के खेत को बर्बाद करने की ठान लेता है। आज ही रात मैं सतीश के खेत में केमिकल डाल दूंगा ताकि टमाटर की बची हुई फसल भी बर्बाद हो जाए। मदन उसी रात के समय केमिकल लेकर सतीश के खेत में डालने ही वाला था कि तभी वहां सतीश आता है और उसे रोक लेता है। अरे मदन, तू ये क्या कर रहा है? मुझे तो अब तुझे पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सतीश, मैं जेल गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसा मत करो। मदन सतीश से माफी मांगता है और ऐसा करने का कारण भी बता देता है। सतीश मदन को माफ कर देता है और कहता है, अरे मदन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, पर अब मैं तुम्हें भी मेरे जैसे टमाटर की फसल कैसे उगाना वो बताता हूँ। अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। सतीश समझदार था, इसलिए वो मदन को माफ करता है। सतीश मदन को भी मनीष ने दिए हुए टमाटर की बीजे देता है। मदन भी बहुत खुश हो जाता है। सतीश घर आकर अपनी बीवी को सारी हकीकत बता देता है और कहता है, हमें बस खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
मैंने सोच लिया है, मैं अब टमाटर केचप की फैक्ट्री खोलूंगा। इससे किसानों को और भी ज्यादा फायदा होगा। इस तरह सतीश अपनी खुद की फैक्ट्री खोल देता है। कुछ ही दिनों में किसानों को टमाटर का अच्छा भाव मिलने लगता है और बेरोजगारों को भी काम मिल जाता है। इस तरह सतीश की भी दिन ब दिन तरक्की होने लगती है। लालची चिकन बेचने वाला बना गरीब। मनोहर का गांव में एक चिकन शॉप था। वो मन से बहुत ही लालची था। हर बार ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए इसी बात पर वो ध्यान दिया करता था। एक बार सुंदर नाम का आदमी चिकन खरीदने आता है और कहता है, अरे मनोहर, ये आजकल मुर्गियां इतनी दुबली पतली क्यों दिखाई दे रही है? कहीं तुम गांव वालों को बीमार मुर्गियां तो नहीं खिला रहे हो ना? अरे सुंदर, कम दामों में ऐसी ही मुर्गियां मिलेगी और मेरे पास से नहीं लेना चिकन तो दूसरे किसी के पास से ले जाओ। बड़ा आया मेरे मुर्गियों को बीमार कहने वाला। इस तरह मनोहर गांव वालों की बातें और कम कमाई से बहुत ही परेशान हो गया था। पर सुंदर की बातों से उसे एक आइडिया आता है और वह मन में ही सोचता है, मैं इन मुर्गियों को अगर हवा भर के फुला दूं तो ये हट्टी कट्टी दिखेंगी और इनका वजन ज्यादा होगा और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। हाँ, इससे लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएगी। इस तरह मनोहर अपनी मुर्गियों में हवा भरकर फुलाने लगता है। बड़ी मुर्गियां देखकर उसे दाम भी अच्छे मिलने लगते हैं। मुर्गियां दिखने में हट्टी कट्टी दिख रही थी, लेकिन उनका मांस कम आता था। तब फिर से सुंदर शिकायत लेकर आता है, अरे मनोहर, ये क्या, हट्टी कट्टी मुर्गियों का मांस इतना कम कैसे निकल रहा है? तुम कोई झोल तो नहीं कर रहे हो ना? अरे सुंदर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम लोगों के लिए अपनी मुर्गियों को अच्छा और ज्यादा खाना खिला रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रहे हो? तुम गांव वालों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या मुझे कहने के सिवा? मनोहर बातें बनाकर गांव वालों को बहला फुसला दे रहा था, पर मनोहर की इस चाल से वो ज्यादा पैसे कमाने लगता है। इस तरह एक बार मनोहर अपने चिकन शॉप में मुर्गियों में हवा भर रहा था कि तभी वहां उसका 10 साल का बेटा सतीश आता है और वो कहता है, अच्छा पिताजी, तो आप ये चालाकी करके पैसे कमा रहे हो? ये तो सरासर धोखा है ग्राहकों के साथ। ये सब तो गलत है ना पिताजी? अबे धोखे के बच्चे, चुप कर। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। ये नए नए कपड़े, अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? मेरी वजह से ही मिलता है ना, तो चुपचाप देखते रहे और मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मनोहर अपने बेटे को भी चुप कराता है। सतीश घर जाकर अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के सामने रोने लगता है और कहता है, माँ, आपके ना होने के कारण पिताजी गलत राह पर चले गए हैं। आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वो मेरी बात भी नहीं सुनते माँ। काश माँ आप जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। सतीश की माँ को मरे हुए 1 साल हो चुका था। वो अपनी माँ के तस्वीर के सामने रो रहा था। तभी तस्वीर के सामने अचानक दिया जल जाता है। दिया जल जाने से सतीश समझ जाता है कि माँ उसकी बात सुन रही है और वो उसके पिता को सही राह दिखाएगी। इस तरह सतीश बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन जब मनोहर अपनी दुकान में मुर्गियों में हवा भर रहा था, तब अचानक से एक मुर्गी विशाल बन जाती है। मनोहर उस विशाल मुर्गी को देखकर बहुत डर जाता है। अरे अरे बाप रे, ये मुर्गी अचानक इतनी विशाल कैसे बन गई? क्या ये कोई शैतान है? अरे बाप रे, क्या करूं? मनोहर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मुर्गी उसका रास्ता रोक लेती है और उसे बाहर जाने ही नहीं देती, बल्कि उसे ही अपनी चोंच से मारने लगती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मनोहर कि मुर्गियां फुलाते वक्त हम मुर्गियों को कितना दर्द होता है? तुम तो बस अपने लालच में हमें इस्तेमाल कर रहे हो, पर आज मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। मुर्गी की बातें सुनकर मनोहर डर के मारे कहता है, नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद ईमानदारी से काम करूंगा। बेईमानों से कमाया सारा धन गरीबों में मैं बांट दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ मत करो। ये बात सुनते ही वो विशाल मुर्गी साधारण बन जाती है और मनोहर अपना धन गरीबों में बांट देता है और फिर से गरीब बन जाता है। लेकिन अब वो ईमानदारी से काम करने लगता है, जिसे देखकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो जाता है। गरीब माँ अंडा वाली की सफलता। सुरेश बीवी रमा और बेटे सोनू के साथ रहता था। एक दिन सोनू का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। उससे चलना फिरना होता ही नहीं। डॉक्टर भी इलाज का खर्चा ज्यादा बताते हैं, लेकिन सुरेश तो पहले से ही लालची था। एक दिन वो रमा से कहता है,
अरे इस सोनू का खर्चा और ऊपर से उसे उठाकर यहाँ से वहां ले जाओ, मुझे तो बड़ी जान पर आ रहा है। एक काम करते हैं, क्यों ना रमा हम सोनू से भीख मंगवाए, उसे देखकर अच्छी भीख मिल जाएगी उसे। क्या कहा आपने? अरे आपको शर्म है या नहीं? भला एक बाप अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे कह सकता है? तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? अरे मैं तो भलाई की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही भड़क रही हो। देखो अब तो तुम देखते बैठो अपना और अपने बच्चे का, मैं तो चला। सुरेश पहले से ही कामचोर और लालची था, इसलिए कठिन समय आने पर वो बच्चे और रमा को छोड़कर चला जाता है। उसका कुछ अता पता रमा को नहीं चलता। अब सारी जिम्मेदारी रमा पर आ जाती है। सोनू को देखकर वो मन ही मन में सोचती है, कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगी। बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं मेहनत करके अपने सोनू को पैरों पर खड़ा करके ही रहूंगी। सुरेश के घर छोड़कर जाने के बाद रमा काम की तलाश में निकल पड़ती है। वो दूसरों के यहाँ काम करने के बजाय खुद का ही कोई काम शुरू करना चाहती थी। उसके पास कुछ पैसे थे, उन पैसों से वो अंडों के ट्रे खरीदती है और अंडों को रास्ते पर बेचने लगती है। इस तरह पूरा दिन चला जाता है पर कोई भी उसके अंडे नहीं खरीदता। बेचारी रमा परेशान होकर घर जाती है और अपने बेटे को देखकर वो सोचने लगती है, नहीं, मुझे ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। कल मैं फिर से उसी उम्मीद और हिम्मत से पूरे काम पर लग जाऊंगी। उस दिन रमा अंडों को रास्ते पर नहीं बल्कि अंडों का ट्रे सर पर रखकर गांव-गांव जाकर अंडे बेचने लगती है। इस तरह रमा का अंडे बेचने का दिन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके पास अब कुछ पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। उन पैसों से बाजार में एक दुकान वो किराए से लेती है और अब वहां अंडे बेचने का काम करने लगती है। रमा के जिद के आगे सारी मुश्किलें हार मानने लगती है और धीरे धीरे रमा जीतने लगती है। रमा अपने बेटे का ख्याल रखते हुए काम करती है। अब माँ की मेहनत देखकर सोनू कहता है, माँ मेरी वजह से आपको कितना काम करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल रखना और दुकान में दिन भर काम करके आप थक नहीं जाती हो क्या? बेटा सोनू, काम करने में कैसी थकान। और बेटा तुम तो मेरी प्रेरणा हो। तुम नहीं होते तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। और हाँ बेटा, कल से तुम्हारा इलाज भी शुरू हो जाएगा। देखना कुछ ही दिनों में तुम दौड़ने लगोगे। इस तरह रमा पाई पाई जमा करके सोनू का इलाज करती है। कुछ ही दिनों में सोनू का इलाज शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मेहनत से सोनू पूरा ठीक हो जाता है। अब वो अपने पैर पर खड़ा हो सकता था और चल भी सकता था। तब सोनू को चलते देख रमा के आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। तब सोनू कहता है, माँ अब रोना बंद करो। अब तो हम दोनों मिलकर मेहनत करके अपने दुकान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रमा सोनू को काम पर ना लगाते हुए उसे स्कूल में भर्ती कराती है। रमा का दुकान अच्छे से चलने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन सुरेश घर वापस आ जाता है। सुरेश की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो रमा से माफी मांगते हुए कहता है, सुनो रमा, सोनू मुझे माफ करो। देखो मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। मुझे तुम दोनों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर अब मुझे अपना लो तुम। नहीं सुरेश, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। रमा सुरेश को तो माफ कर देती है पर उसे अपने जिंदगी में कोई भी जगह नहीं देती। इस तरह रमा पैसे कमाते कमाते खुद का ही एक पोल्ट्री फार्म शुरू करती है और एक कामयाब औरत बनकर उभर कर सामने आती है। नीति: मेहनत से हम किसी भी छोटे काम को बड़ा बनाकर कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं।